तो चैप्टर 7 है आवर कंट्री इंडिया के बारे में बात हो रही है। अपने कंट्री इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखेंगे। देखिए, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है इंडिया का। एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ में हिमालयाज हैं। अगर आप वेस्ट साइड देखेंगे इंडिया के तो अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशन है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड में नॉर्थन जो है वो कश्मीर है, साउथ में पड़ता है आपका कन्याकुमारी। और ये जो नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट है ये है 3200 किलोमीटर का। वैसे ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट देखेंगे तो ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न कच्छ इलाका है गुजरात का, ये एक्सटेंट भी लगभग 2900 किलोमीटर का है। फिर हमारे देश में लॉफ्टी माउंटेन्स मिलते हैं हिमालयाज में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, राजस्थान का मेजर इलाका घेरता है वो। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, अनइवन प्लेट्यू सरफेस भी है। प्लेट्यू कहाँ कहाँ है तो भैया डक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, पहले भी मैंने आपको बताया था। फिर बहुत सारे कोस्ट आइलैंड सब मिलते हैं हमारे देश में। हमारे देश में जो क्लाइमेट है बिल्कुल वैरायटी में मिलता है, इतना यूनिक है हमारे देश का क्लाइमेट कि गर्मी के समय पे गर्मी मिलेगी आपको, सर्दी के समय पे सर्दी मिलेगी, ऑटम का सीजन भी आएगा, स्प्रिंग का सीजन भी आएगा, हर तरीके के सीजन मिलते हैं, ज्यादातर तरीके की वेजिटेशन मिलती हैं, वाइल्ड लाइफ में बहुत तगड़ी डाइवर्सिटी मिलती है। और लैंग्वेज और कल्चर की तो बात ही छोड़ दीजिए, हजारों लैंग्वेजेस हजारों तरीके के कल्चर मिलते हैं। इतने ज्यादा कल्चरल डिफरेंस के बाद भी हमारा देश एक है, वी आर वन नेशन, और हमारे अलग अलग कल्चर्स में भी यूनिटी है। पॉपुलेशन बात की जाए 2011 के सेंसस के हिसाब से लमसम 120 करोड़ लोग हैं इंडिया में। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। कहा जा रहा है कि 2027-30 में इंडिया चाइना को क्रॉस करके मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी है फ्रेंड्स, द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर एंड थ्री साइड्स। इसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो अगर आप इंडियन मैप को देखोगे कुछ इस टाइप का है। तो ये जो साउदर्न आपका प्लेट्यू है इंडियन मैप का, इसके इस तरफ पे है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और नीचे की तरफ है इंडियन ओशन। तो आप इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हो, पेनिनसुला बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की बात की गई है। सबसे पहले एक छोटा वाला फैक्ट देख लेते हैं कि भैया देखिए, जो बड़ी कंट्रीज हैं जो ईस्ट से वेस्ट में जिनका स्ट्रेच बहुत बड़ा होता है, वो एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए फॉलो नहीं करती। जैसे यूएसए में 7 टाइम जोन्स हैं, कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। इंडिया में देखते हैं क्या होता है। इंडिया देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है पूरी तरीके से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये पड़ता है आपके कंट्री के आधे से गुजरता है। देखिए 23.5 डिग्री बोल रहा हूं, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लिखा है, क्योंकि भाई यहाँ पे मिनट्स और सेकंड्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं उस तरीके से, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उस तरीके से याद रखिएगा। फिर अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ का एक्सटेंट देखें तो जो हमारी नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी है ना, उसका जो लैटिट्यूड है वो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो हमारा साउदर्न एक्सट्रीमिटी है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड। वहीं वेस्ट से अगर हम ईस्ट की बात करें तो जो एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 टू 97.255, यानी कि 68 डिग्री 7 जो हमारा गुजरात, जो कि हमारा वेस्टर्न स्टेट है गुजरात, उसकी जो बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट एंड होगा ना उसका, वो होगा 68 डिग्री 7 ईस्ट। और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का सबसे ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड होगा वो होगा 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। यानी कि अगर आप मैप से पकड़ो तो मैप में जो हमारा बिल्कुल वेस्टर्न एक्सट्रीमिट है ये 68.7 था, और जो बिल्कुल हमारा ईस्ट में था वो कितना है, 97 या फिर 98, 97.25 ईस्ट। उसी तरीके से 8 4 और 37 6 भी देख लेते हैं। तो ये है 8 4 फ्रेंड्स, और ये सबसे ऊपर है 37 6। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब अगर आप वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे डिवाइड होना पिछली वीडियोस में कई बार बोल चुका हूं। तो हम पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, और हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, 29 डिग्री। यानी कि 68.7 ईस्ट टू 97.25 ईस्ट में जब आप फर्क निकालोगे तो लमसम 29 से 30 डिग्री आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो 29 से 30 डिग्री में लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा
हमारी कंट्री के ईस्टर्न और वेस्टर्न एंड्स के बीच में, लेकिन हम केवल एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर हम अपने देश में टाइम जोन बनाने पे आ जाएं तो 2 टाइम जोन हमारे देश में बन सकते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से देखा जाए, चौड़ाई देखें अगर हमारे देश की। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमने अपना लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी 82°30 ईस्ट, ये इलाहाबाद से पास होता है, इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया है। और इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, पूरे देश का टाइम डिसाइड होता है। हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लगभग 29-30 डिग्री है, 1 डिग्री पे 4 मिनट बदल जाता है, यानी लगभग 120 से 116 मिनट का फर्क आ सकता है ईस्टर्न वेस्टर्न एंड्स पे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने केवल एक लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान के पूरे देश में एक समय रखा है। इसका रीजन मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था फ्रेंड्स, तो इस बात पे बहस हुई थी कि देखिए ज्यादा टाइम जोन बनाने इंडिया में सही नहीं है। इंडिया की आबादी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि इतनी ट्रिकी चीजों को इतनी आसानी से समझ पाए, खासकर तब जब आजाद हुआ तो उस समय तो हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी ज्यादातर। इसलिए उस समय पे एक सिंगल आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन अपनाया गया था। अब यहाँ इंडियन कंट्री नजर आ रही है, इसकी 7 बॉर्डर नेशंस हमको देखने हैं। तो यहाँ देखिए नेपाल नजर आ रहा है, इधर भूटान, नीचे बांग्लादेश, इस तरफ म्यांमार और ऊपर चाइना। 5 ये हो गए, छठा पाकिस्तान, 7वां अफगानिस्तान। 7 कंट्रीज बॉर्डर बनाते हैं हमारे साथ। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो अफगानिस्तान का इलाका है इंडिया को टच कर रहा है, पर रियल में हम अफगानिस्तान के बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। इतना जो इलाका है ये गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसने इलीगली इंडिया के कश्मीर को ऑक्युपाई कर रखा है। इतना जो इलाका है ये है अक्साई चिन, जो कि चाइना का ऑक्युपेशन में है। तो बचा हुआ इलाका जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के पास है। इस चक्कर में इंडिया को लैंड बॉर्डर नहीं मिल पाया है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, चूंकि लैंड बॉर्डर नहीं मिल पाया है, इसलिए ईरान का चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है ताकि सेंट्रल एशियन नेशंस में से अपना ट्रेड बढ़ा सके। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए हमको एक्सेस नहीं देते हैं लैंड का, तो ऑब्वियस सी बात है हमको समुद्र से सोर्स ढूंढना पड़ेगा। इसलिए ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस रह के हमने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है। आगे देखते हैं, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स। आप इस पॉलिटिकल मैप पे एक बार नजर मार सकते हैं। ये जो जम्मू एंड कश्मीर नाम का स्टेट है ये 2 भागों में टूट चुका है, ठीक है, 2 भाग हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अपना लेजिस्लेचर होता है, जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी का अपना लेजिस्लेचर है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का अपना लेजिस्लेचर है। समझ गया? अभी के लिए फ्रेंड्स अगर बात किया जाए इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इंडिया में फ्रेंड्स 28 स्टेट्स हैं। क्यों 28 स्टेट्स हैं? क्योंकि पहले 29 स्टेट्स थे तेलंगाना बनने के बाद। जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा है, तो कितने स्टेट्स बचे? 28 स्टेट्स, और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब यूनियन टेरिटरी 8 कैसे हुई? पहले के समय पे 7 थी फ्रेंड्स, 2 यूनियन टेरिटरी बनी, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो कितनी हो गई? 9। लेकिन 9 में से एक कम हो गई, क्योंकि 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली। तो अब वो बन गया यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसलिए अब टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई इंडिया में? 8। एक बात और याद रखिएगा, दादरा और नागर हवेली, दमन एंड दीव अलग अलग हैं, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। आप जाकर दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव का मैप देखिए। अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज है, तो उस चीज को फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिकल डिविजन्स की बात करते हैं। पहले तो एल्यूवियल, कुछ यहाँ पे साइड में नोट्स देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं। तो अगर एल्यूवियल डिपॉजिट्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स, एल्यूवियल डिपॉजिट्स वो फाइन सॉइल्स होते हैं जो नदियां लेके आती हैं और प्लेन्स में जमा करती हैं। हमारे देश में एक बहुत साइजेबल एरिया में एल्यूवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, खासकर जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहां तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, और वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी हमको बहुत सारे एल्यूवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक नदी में बहुत सारी नदियां छोटी छोटी मिलती हैं। तो जब एक नदी में दूसरी नदी मिलती है, तो जो दूसरी नदी एक मेन नदी से जाके मिल रही है वो उसकी ट्रिब्यूटरी होगी। तो रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स
इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड, उसको आप बोलोगे ट्रिब्यूटरी। ये इंग्लिश में है, मैंने हिंदी में आपको समझा दिया। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन हुई, एक एग्जाम्पल दीजिए। एक हो गई सोन, एक हो गई यमुना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल डिविजन्स देखते हैं इंडिया के। ये फिजिकल डिवीजन का मैप आपको यहाँ ये दे रखा है फ्रेंड्स। इसके थ्रू हम लोग फिजिकल डिविजन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा मैप है फ्रेंड्स, एक एलिमेंट्री लेवल पे ये मैप आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, तो बढ़िया, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी और फिजिकल फीचर्स मिलते हैं। माउंटेन भी हैं, पठार भी हैं, प्लेन्स भी हैं, कोस्ट भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। तो भैया नॉर्थ में एकदम पहाड़ बन के खड़े हैं कौन, स्नो कैप्ड हिमालयास। और हिमालयास को आप बोलोगे हिम प्लस आलिया, मतलब द अबोर्ड ऑफ स्नो। द हिमालयास को अगर आप बात करोगे तो 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस में तोड़ा गया है। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स जो है वो ग्रेट हिमालय और हिमाद्री में लोकेटेड है। ग्रेट हिमालय और हिमाद्री के साउथ में आती है मिडिल हिमालयास, या फिर हिमाचल कह लीजिए। अब बात की जाए फ्रेंड्स कि मिडिल हिमालयाज में कौन कौन से हिल स्टेशन आते हैं, तो देखिए मिडिल हिमालयाज में कुछ हिल स्टेशन के नाम मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि गुलमर्ग सुना होगा आपने, गुलमर्ग सुना होगा, सोनमर्ग सुना होगा जो कि श्रीनगर के पास आता है। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सब आपके मिडिल हिमालयाज में आते हैं। श्रीनगर खुद आपका मिडिल हिमालयाज में आता है। लद्दाख की बात कर लीजिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज। शिमला मिडिल हिमालयाज। फिर कुल्लू मिडिल हिमालयास, मनाली मिडिल हिमालयास, धर्मशाला मिडिल हिमालयास। तो ये सब फ्रेंड्स आपका कहां पे पड़ते हैं, ये आपके पड़ते हैं मिडिल हिमालयास में। कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की। देखिए नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हिमालयास के साउथ में पड़ते हैं। तो यानी तीनों हिमालयन रेंजेस, बाद ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और जब शिवालिक खत्म हो गए उसके बाद आएंगे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। ये साउथ ऑफ द हिमालयाज में, इनके थ्रू बहुत सारी नदियां बहती है, लेवल होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। जो नदियां आती हैं वो अपने इलेवियल डिपॉजिट्स को यहाँ पे जमा करती हैं। इन नदियों के नाम है इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज। और ये जो रिवर प्लेन्स होते हैं बहुत हाईली फर्टाइल होते हैं। एक तो ये सपाट होते हैं, ऊपर से इरोजन कर करके नदियां बहुत सारा फर्टाइल सॉइल लेके आके यहाँ पे जमा करती हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो प्लेन्स हैं बहुत फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है। फिर इसके बाद अगर एक और देखा जाए तो भाई वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये बहुत ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच है लैंड का, बहुत कम वेजिटेशन होती है यहाँ पे। तो इतनी चीजें हमने देखी फ्रेंड्स। गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना सबसे लंबा बड़ा डेल्टा बनाती है दुनिया में, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ट्रायंगुलर है शेप में। अब जितनी भी हमने यहाँ पे बात की उसको मैप में देखते हैं फ्रेंड्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर यहाँ पे डेल्टा बना रही है। ये पूरा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, ये पूरा फैला हुआ है यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा। सबसे ऊपर जो रेंज दिख रही है ब्राउन में वो है ग्रेट हिमालयास। बीच वाली जो चल रही है वो हो गई मिडिल हिमालयास। बिल्कुल साउथ में जो आ गई वो हो गई शिवालिक्स। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। तो हिमालय आपको समझ में आ रहा है। वैसे भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि माउंटेन रेंजेस दिखाई गई इससे, और बाकी एरिया माउंटेन रीजन्स का है। उसके बाद ये जो यमुना, चंबल, गंगा, ये जो पूरा इलाका ये दिख रहा है ना आपको, ये फ्रेंड्स एक्चुअली में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ये दीज आर नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये प्लेन रीजन है। जितना भी ग्रीन में आपको दिख रहा है ये पूरा प्लेन रीजन है। गुजरात का इलाका, ये कोस्टल प्लेन्स भी आपके नॉर्दर्न ये प्लेन्स है। कोस्टल ईस्टर्न एरियाज भी आपके प्लेन्स है। तो प्लेन एक बहुत मेजर एरिया आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं। नॉर्दर्न फ्लोट्स प्लेन्स के साउथ में पड़ता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एक्चुअली में ट्रायंगल है शेल में, जिसको आप डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हो फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी जो रिलीफ है थोड़ी सी अनइवन है। इसमें बहुत सारी न्यूमरस हिल रेंजेस भी मिलती है, जैसे अरावली हिल्स, ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस है, वो इसमें मिलती है। इसके नॉर्थ वेस्ट साइड मिलती है, अभी इसको देखते हैं। विंध्या और सतपुरा इंपॉर्टेंट रेंजेस है।
विंध्या और सतपुरा की रेंजेस में ही ये नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। नर्मदा और तापी नदियों के बारे में इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये दो मेजर रिवर्स हैं इंडिया की, जो वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ज्यादातर रिवर्स इंडिया की ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, चाहे वो गंगा हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो। नर्मदा तापी दो मेजर रिवर्स हैं। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि वो दो मेजर रिवर्स जो वेस्टर्न डायरेक्शन फ्लो करती हैं, सबसे पहले अगर दो नाम आने चाहिए तो वो होंगे नर्मदा, तापी। तो ये दोनों वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। जो डेक्कन प्लेटू है उसके वेस्ट में बाउंड्री बनाता है वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज, और ईस्टर्न घाट्स उसकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। वेस्टर्न घाट्स ज्यादा कंटिन्यूअस हैं, उनके बीच में पासेस कम है, वैसे पासेस हैं बट बहुत कम है। ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारे बीच में पासेस है, बहुत सारे छेद हैं। और ये जो प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू, उसमें कोल, आयरन और अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में मिलते हैं आपको कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में मिलते हैं आपको कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है बहुत नैरो है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है बहुत ब्रॉड है। ईस्ट वाली जो नदियां हैं बहुत ज्यादा हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये बे ऑफ बंगाल में जाके बड़े बड़े फर्टाइल डेल्टास बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है। अब इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, मैं आपको डिटेल में हम मैप में समझाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए डेक्कन प्लेट्यू आपको एक ग्रीन वाले इस वाले रीजन से दिख रहा है, प्लेट्यू रीजन। अगर आप इस प्लेट्यू रीजन की बात करें, इस प्लेट्यू रीजन के नॉर्थ वेस्ट में इसकी बाउंड्री बनाता है अरावली रेंज, जो कि आपको यहां नजर आ रही है। दिस इज द अरावली रेंज। विंध्या रेंज यहां नजर आ रही है और उसके साउथ में सतपुरा रेंज यहां नजर आ रही है। तो विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में बह रही है ये नर्मदा रिवर, जो यहाँ पे जाके गल्फ ऑफ खम्मत में ड्रेन हो रही है। और नर्मदा रिवर के साउथ में देखिए तो सतपुरा रेंज के भी साउथ में एक रिवर बह रही है, तापी रिवर। ये तापी रिवर भी गल्फ ऑफ खम्मत के पास आके गिर रही है अरेबियन सी में। तो नर्मदा नॉर्थ में, ताप्ती साउथ में, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से बह रही है नर्मदा रिवर। ये रिफ्ट वैलीज में बहती हैं नर्मदा ताप्ती दोनों, ठीक है। बहुत ज्यादा ये अपने साथ ड्रेनेज करके इरोजन करके नहीं चलती हैं। बाकी अगर आप रिवर्स देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू की या फिर पेनिनसुलर इंडिया की, तो महानदी रिवर देखिए ईस्ट में बह रही है, गोदावरी रिवर ईस्ट में बह रही है, कृष्णा रिवर ईस्ट में बह रही है, कावेरी रिवर ईस्ट में बह रही है। ये जो रिवर्स है ना ये बहुत बड़े डेल्टा बनाती है। महानदी रिवर भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी रिवर भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा रिवर भी डेल्टा बनाती है, और आपकी कावेरी रिवर भी डेल्टा बनाती है। वहीं पे अगर आप वेस्टर्न घाट की तरफ देखें, इस तरफ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ देखें, वेस्टर्न कोस्ट में आपको डेल्टा बनते नजर नहीं आएंगे। इसके क्या रीजन है? देखिए पहली बात तो ये है डेल्टा नहीं बनते वेस्टर्न कोस्ट पे कि जो नर्मदा, तापी और बाकी जो कुछ नदियां हैं जो कि आपके वेस्टर्न कोस्ट पे यानी अरेबियन सी में जाके मिलती हैं समुद्र से, वो बहुत ज्यादा सिल्ट अपने साथ लेके नहीं जाती हैं। नर्मदा ताप्ती मैंने आपको बताया रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, चट्टानों के ऊपर से फ्लो करती हैं, तो बहुत ज्यादा इरोजन नहीं कर पाती हैं। वहीं पे जो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां हैं वो प्लेन के थ्रू फ्लो कर रही हैं, बहुत तगड़ा इरोजन करके फ्लो कर रही हैं, बहुत सारा सिल्ट अपने साथ लेके जा रही है और वो जाके बे ऑफ बंगाल में जाके जमा करेंगी। दूसरी बात, जो ईस्टर्न कोस्ट है ना हमारे इंडिया का, उससे जब आप समुद्र के अंदर जाना शुरू करोगे तो जो स्लोप है वो ग्रेजुअल है। और अगर आप वेस्टर्न कोस्ट से अरेबियन सी के अंदर जाना शुरू करोगे ना तो जो डेप्थ है वो अब्रप्टली बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अरेबियन सी के साइड पे जो डेप्थ है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, बे ऑफ बंगाल के साइड पे जो डेप्थ है वो ग्रेजुअल है, तेजी से नहीं बढ़ती है। इसीलिए जो सिल्ट जमा होता है इन रिवर्स का वो यहाँ पे जमा होता जाता है और फर्टाइल डेल्टास बनते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे। हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे फर्टाइल डेल्टा नहीं मिलते। उनके दो रीजन तो मैंने आपको ये बता दिया कि वेस्टर्न साइड पे जाके अरेबियन सी में जो भी नदियां गिरेंगी, पहली बात तो बहुत ज्यादा सिल्ट लेके नहीं जा रही हैं, दूसरी बात वेस्टर्न कोस्ट के साइड पे गहराई ज्यादा है तो वो जल्दी भरेगा नहीं। दो रीजन हो गए कि आपको वेस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा नहीं बनते और ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा बनते। एक रीजन और है बॉस, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा वेस्टर्न घाट्स खड़ा हुआ, देखिए वेस्टर्न घाट्स कितना कंटिन्यूअस है, बीच में एक दो ही गैप है। ईस्टर्न घाट्स में देखिए कितने बड़े बड़े गैप आपको नजर आ रहे हैं। तो ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस नहीं पर वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं, वेस्टर्न घाट से बहुत सारी नदियां ओरिजिनेट होती हैं और वो ओरिजिनेट होके सीधे जाके ऐसे गिरती हैं आपकी अरेबियन सी में। अब वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल समुद्र के पास ही है फ्रेंड्स, तो जो नदियां वेस्टर्न घाट से निकल के समुद्र पे गिरेंगी भी ना वो इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। एक तो पहाड़ के ऊपर से जाके गिरेंगी तो पहाड़ों में वैसे ही इरोजन कम होता है, प्लस वो इतना कम डिस्टेंस कवर करती हैं कि वो ज्यादा सिल्ट वैसे भी नहीं ले पाती हैं। और चूंकि हमारे वेस्टर्न कोट्स पे गहराई भी ज्यादा है तो आपके
कह सकते हैं कि डेल्टा बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो तीन मेन चांसेस बताए, एक तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिल्ट कवर नहीं करती, वेस्टर्न घाट से जो नदियां निकल रही हैं उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करती नहीं, जो कवर करती है वो माउंटेन्स के ऊपर करती तो उनके पास सिल्ट उठाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती नहीं। और जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट में जब आप अरेबियन सी के अंदर जाना शुरू करोगे तो गहराई बहुत ज्यादा है, ईस्टर्न कोस्ट पे गहराई उतनी नहीं है, इसलिए वेस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा नहीं बनते। ये तीन मेन रीजन आपको बता दिए। वैसे ये चीज थी नहीं, बट चीजों को समझने के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया। जो जो सेटिंग इसमें बता रखी है उसके साथ मैंने एसोसिएट करके जो मेन क्रक्स था वो आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक अच्छी सी एक्टिविटी है बच्चों टाइप्स, कि भैया आपकी क्लास में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका नाम नदियों पे है? क्या ऐसी किसी लड़की को आप जानते हैं जिसका नाम यमुना, मंदाकिनी या कावेरी है? आपकी लोकेलिटी में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनके नाम रिवर्स पे हैं? आप उनके पेरेंट्स से पूछिए और उन लोगों के नाम पता करने की कोशिश करिए जिनका नाम पानी से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शबनम, ये नाम पानी से एसोसिएटेड है। फिर यहाँ पे फिगर 7.4 में ये जो आइलैंड दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में कोरल आइलैंड है। ये कोरल्स दिख रहे हैं आपको। तो क्या कोरल्स जमा होकर पूरा एक आइलैंड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है इज कंप्लीटली अ कोरल आइलैंड। मैंने आइलैंड्स वाली वीडियो बना रखी है, उसे जाके देखिए। कोरल्स होते क्या है भाई? दीज कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टायरी मेरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलियप्स। तो ये जो लिविंग पॉलियप्स होते हैं इनके ऊपर एक स्केलेटन होता है। जब ये पॉलियप्स मर जाते हैं वो अपने स्केलेटन को छोड़ देते हैं और दूसरे पॉलियप्स इन हार्ड स्केलेटन पे ग्रो कर सकते हैं। ये स्केलेटन एक्चुअली मेन पॉलियप्स को प्रोटेक्ट करते हैं और बाद में जब ये हवा को एक्सपोज हो जाएंगे तो एक तरीके का कोरल आइलैंड बन जाएगा ये। अभी तो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा चलताऊ तरीके से समझा दिया क्योंकि इस किताब में ज्यादा लिखा नहीं है। अभी तो 6th क्लास की किताब है ना ये, तो उसमें इतना डिटेल में गए नहीं है। हायर क्लासेस में डिटेल में जाएंगे और अगर आप अभी डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरी ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे उसको देखिए। अब यहाँ पे एक पोएम लिखी हुई है सुनामी से रिलेटेड, आप इस पोएम को एक बार पढ़िए। कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसमें सुनामी को डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक बच्चे ने पेंटिंग बना रखी है सुनामी की। अब इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, ये कोरल आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि इंडियन मेनलैंड से दूर है, बे ऑफ बंगाल में। ऑब्वियस ही बात है, सुनामी ने किसको अफेक्ट किया था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ज्यादा अफेक्ट किया था। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट को बहुत तगड़ा अफेक्ट किया था। सुनामी के बारे में काफी सारी बात हुई थी। ह्यूज सी वेव आई थी जिसने, और वो आई क्यों थी? समुद्र के नीचे एक अर्थक्वेक जनरेट हुआ था जिसकी वजह से सुनामी आई थी। सुनामी के बारे में मैंने हल्की फुल्की बात पिछले चैप्टर में करी है। और जानना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में सुनामी मैंने वीडियो बना रखी है, वो देखिए जाकर। तो ये चैप्टर फॉर्चुनेटली बहुत कम समय में कंप्लीट हो गया है। जो डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो उसको लाइक कर दीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियोस को लाइक करेंगे उतना ही ज्यादा यूट्यूब मेरी वीडियोस को रिकमेंड करेगा। तो अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो इससे ऑब्वियसली मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब में ज्यादा रिकमेंड करेगा। इसलिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, उतना ही कर दें बहुत है मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।